हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। हमारे वीडियो को आप सभी लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने सभी फ्रेंडों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि यदि हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो हम आपका लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे, आपका डाउट क्लास नहीं ले पाएंगे। इसीलिए आप सभी लोग अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल को, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों से कोई पे नहीं लिया जा रहा है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है। जिससे आप सभी लोगों में शेयर कीजिए एवं जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम आपका डाउट क्लास, लाइव क्लास ये लेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम होगी, जो प्रॉब्लम आप अभी हमको नहीं कह पा रहे हैं, कोई आपको समस्या है तो वहाँ पे हम डाउट क्लास में लाइव क्लास लेंगे। आप हमको बता सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम और आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सभी लोगों पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये निमी सर बोल रहे थे, निमी सर का ही है। मैं देखिए जो यहाँ पे आई हूँ निमी सर की वजह से ही आई हूँ, और जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे जब तक मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पाऊँगी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपने पिछली वीडियो की। ये कल हमने बात की थी आप लोगों से, यूनिट 6 चल रहा है हमारा, यूनिट 6 का पार्ट भी चल रहा है चरों के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स में हमने आपको बताया था, ठीक है। कल बात की थी हमने वेरिएबल्स के बारे में कि चर क्या होते हैं। सेकंड यूनिट में कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में हमको चरों को खोजना पड़ता है, वेरिएबल्स को हमको खोजना पड़ता है कि उसमें कितने चर हैं, ठीक है। इसके बाद उनके सहसंबंध को ज्ञात करना पड़ता है कि क्या उनमें संबंध है, किस संबंध को वो बता रहे हैं, मतलब कि संबंध ज्ञात करना पड़ता है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। एक बार इनका एग्जाम्पल और अच्छे से दे देंगे आप लोगों को यदि नहीं समझ में आए हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ाए थे। उसमें आपका पहला था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दूसरा था डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तीसरा था एक्सटेंस वेरिएबल्स और तीसरा था इंटरवेनिंग वेरिएबल्स एवं मॉडरेटर वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये 4-5 वेरिएबल्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने आपको बताया था स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट, देन, ठीक है। और ये दूसरा आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो दो प्रकार के चर बताए थे, स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है। स्वतंत्र चर में हमने आपको बताया था ऐसा चर जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। ऐसा चर जो दूसरे से प्रभावित ना हो बल्कि दूसरे को प्रभावित करता हो, दूसरे उसके ऊपर आश्रित हो, ठीक है। ऐसा चर जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो बल्कि दूसरे लोग उसके ऊपर आश्रित हो, उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर। और आश्रित चर ऐसा चर जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो, ठीक है। उसकी खुद की कोई वो नहीं होती है, वो खुद में कुछ नहीं होता है, वो केवल दूसरे के ऊपर आश्रित होता है। यदि हम इसमें कुछ भी जोड़ तोड़ करेंगे तो इसमें प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हम कोई भी प्रॉब्लम होती है रिसर्च प्रॉब्लम में सबसे पहले चरों को खोजते हैं, फिर ये देखते हैं कि इसमें आपस में क्या संबंध है, किस तरीके से ये कनेक्टेड है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, ठीक है, तेज होती है या बच्चा जल्दी सीखता है। पुरस्कार देने से बच्चा जल्दी सीखता है, ठीक है। तो इसमें आपका पुरस्कार क्या हुआ, स्वतंत्र चर हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। और सीखने की जो प्रक्रिया हुई वो क्या हुई, आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हुई, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुई। तो यहाँ पे पुरस्कार स्वतंत्र चर यदि हम इसमें जोड़ तोड़ कर देंगे तो इसकी क्या सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, यही हम इन चरों में देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में हम यही देखते हैं कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में हम यही देखते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स खोजते हैं कि कितने इसमें वेरिएबल्स हैं। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स पर ही रिसर्च होती है। यदि किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम में 2 से कम वेरिएबल्स हैं तो रिसर्च होगी ही नहीं, ठीक है। तो 2 से कम वेरिएबल्स पर रिसर्च कभी नहीं होती है, 2 से कम चरों पर कभी भी रिसर्च नहीं होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि पुरस्कार, अब इसमें हम जो पुरस्कार की मात्रा है उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हमने आपको बताया था यदि हम 1 चॉकलेट देंगे तो बच्चा सीखेगा, थोड़ा कम सीखेगा। यदि दूसरे दिन हम उसको 2 चॉकलेट कर देंगे तो वो और जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सीखने की प्रक्रिया हो गई। तो ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर। इसके बाद हमने आपको बताया था बाह्य चर।
आपके जो सिलेबस में है ये बाह्य चर, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, ठीक है। बाह्य चर क्या होता है? ये जो बाह्य चर होता है ये स्वतंत्र चर का ही भाग होता है, ठीक है। बाह्य चर, ठीक है। बाह्य चर क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बाहर कोई शोर बज रहा है या कोई डीजे चल रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? बाह्य चर। स्पेशली इसको कहा जाता है बाह्य चर के प्रभाव को हमको रोकना होता है, ठीक है। बाह्य चर क्या होते हैं? बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई डीजे चला रहा है, कोई शोर हो रहा है, जिससे हमारी सीखने की प्रक्रिया पर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कहा कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, तो ये आपका स्वतंत्र चर और आश्रित चर बताया। मान लीजिए यहाँ पे टीचर, कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा है और बाहर कोई शोर हो रहा है, तो क्या आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका दिमाग बार बार बाहर की वो शोर के पास जाएगा, ठीक है, कि बाहर शोर हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, चीज़ें ढंग से टीचर क्या बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा। तो बाह्य चर केवल ऐसा चर होता है जिसके प्रभाव को हमको रोकना होता है। किस पर? आंतरिक चर पर। आंतरिक चर आपका आश्रित चर ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। आंतरिक चर पर या आंतरिक चर, जैसे जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसको आप आंतरिक चर कह सकते हैं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है और उससे जो बाहर की आवाज़ का इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम बाह्य चर कहते हैं। तो उस बाह्य के प्रभाव को, उस बाहर के प्रभाव को हमको रोकना होता है। तो स्पेशली जो बाह्य चर होते हैं उनके प्रभाव का, उनका और कोई रोल नहीं होता है, इनका हम अध्ययन करना नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हमारी रिसर्च करते समय आ जाते हैं, तो उनके प्रभाव को हमको रोकना होता है, ठीक है। सीधी सी बात समझ में आई कि मान लीजिए कि मैं कोई प्रयोगशाला में प्रयोग कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ पे प्रयोग कर सकूँ वहाँ पे पहले तो हम स्थिति को भी नियंत्रित करते हैं, ठीक है। कोई रिसर्च कर रहे हैं, अब मान लीजिए बारिश होने लगी, एकदम से बारिश होने लगी, तो उस बारिश को, ये क्या हुआ? ये बाह्य चर हुआ। तो उस चर को हमको रोकना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए मान लीजिए हम कोई टेंट लगा लेंगे जो प्लास्टिक का होगा, जिससे हम जो प्रयोग कर रहे हैं, या कोई छत डलवा देंगे वहाँ पे, जिससे हमारे अंदर नीचे बारिश का पानी ना आए। तो बाह्य चर स्पेशली वही होते हैं जिसके प्रभाव को हमको रोकना होता है आंतरिक चर पर पढ़ने पे। जैसे जो सीखने की प्रक्रिया है ये हमारा आंतरिक चर हुआ, इसी को आश्रित चर कहते हैं। और यदि हम बाहर के शोर को नहीं रोकेंगे तो सीखने की प्रक्रिया कैसी होगी? हम अच्छी से चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे, तो इसी को हम बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो आपको कल बताया था मध्यवर्ती चर बताया था, ठीक है। मध्यवर्ती चर क्या होता है? इसके लिए हमने एक आपको डेफिनेशन दी थी कि ऐसे चर जिनका हम अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, फिर भी वो हमारे स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में क्रियाशील रहते हैं, ठीक है। ऐसा चर जिसका हम अध्ययन तो नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो हमारे स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में क्रियाशील रहते हैं। जैसे पुरस्कार देने से, ठीक है, यहाँ पे पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किसी भी बालक को, ठीक है, बालक को पुरस्कार देने से सीखने की ठीक है, या लिख सकते हैं बालकों को पुरस्कार देने से बालक जल्दी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं जो आपके दिमाग में आए, सीखते हैं, ठीक है। या ये हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, पुरस्कार देने से बालक जल्दी सीखते हैं, ये सेंटेंस है, ठीक है। पुरस्कार देने से बालक जल्दी सीखते हैं। यहाँ पे अब हमने बताया स्वतंत्र चर आपका ये हुआ पुरस्कार, क्योंकि इसकी संख्या में हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं और इसी का इफेक्ट हम किस पर देख रहे हैं? बालकों के सीखने पर, ठीक है, सीखने पर देख रहे हैं। तो ये आपका आश्रित चर हुआ, ठीक है। अब इसमें जो आपका शोर हो रहा है, मान लीजिए क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बाहर शोर हो रहा है, तो बालक को हम कितना भी पुरस्कार दें, बालक का जो मन होगा वो डिस्टर्ब होगा, वो नहीं लिख पाएगा। तो जो बाहर शोर हो रहा है, ठीक है, शोर को क्या कहते हैं? बाह्य चर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने आपको बताया मध्यवर्ती चर क्या होता है। मध्यवर्ती चर की हमने वही डेफिनेशन बताई कि इनका अध्ययन हम करना नहीं चाहते हैं, फिर भी ये आश्रित चर और स्वतंत्र चर के बीच में क्रियाशील रहते हैं। मान लीजिए जो बालक है, ठीक है, जो बालक है
वो घर से मार खा के आया है, ठीक है, उसकी मम्मी ने उसको डांटा है और मारा है, तो उसका मन कैसा है, सैड है, सैड है। तो अब हम उसको पुरस्कार भी दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं सीख रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। या कोई बालक है, हमने उसको कितना भी मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है, उसका मन वीडियो गेम खेलने में लगता है या मोबाइल चलाने में लगता है, तो हम उसको कितना भी पुरस्कार दें वो नहीं सीख पाएगा। तो ये चर भी, इनको भी हमको, इनके इफेक्ट को भी हमको रोकना होता है, और ये सब देख के ही रिसर्च की जाती है। तो इसमें जो आपका बालक का मन होगा, या बालक का दुखी होना या सैड होना, या मान लीजिए उसकी अभिवृत्ति, रुचि पढ़ने में है ही नहीं, तो ये आपके क्या हुए, मध्यवर्ती चर। ये देखिए आपका स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में ही है, इनको लेकिन हम पढ़ते नहीं है। इसके क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम इसी के क्वेश्चन को करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मध्यवर्ती चर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका कौन सा बचा, मॉडरेटर चर, मॉडरेटर चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाह्य चरों के प्रभाव को रोका जाता है, स्पेशली बाह्य चरों के प्रभाव को रोका जाता है। बाह्य चरों का प्रभाव हमारे आश्रित चर पर ना पड़े, आंतरिक चर पर ना पड़े, ये रिसर्चर को ध्यान देना होता है। और ये जो मध्यवर्ती चर हैं, इनको खोजने के लिए जो रिसर्चर होता है वो तार्किक ढंग से और बहुत ही अनुभव के माध्यम से, यदि उसको अनुभव नहीं होगा तो वो पता ही नहीं कर पाएगा कि मध्यवर्ती चर कौन से हैं। जैसे आप लोगों को मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें मध्यवर्ती चर कौन सा है, आश्रित चर कौन सा है, स्वतंत्र चर कौन सा है, बाह्य चर कौन सा है। अब इसी में मॉडरेटर चर क्या होता है, ठीक है। मॉडरेटर चर आपको बताया था कल कि मॉडरेटर चर क्या होता है, कि ऐसा चर, ठीक है, ऐसा चर जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके द्वारा हम बाह्य चरों के प्रभाव को आंतरिक चरों पर पड़ने से रोकते हैं, ठीक है। जिसको रोकते हैं, जिसके प्रभाव को रोकते हैं, वो होता है बाह्य चर, ठीक है, वो हमारा बाह्य चर। और जिसके प्रभाव को रोकते हैं, ठीक है, ऐसा चर जिसके माध्यम से, ऐसा चर जिसके माध्यम से हम बाह्य चरों के प्रभाव को आंतरिक चरों पर पड़ने से रोकते हैं, वो चर कौन सा होता है, हमारा मॉडरेटर चर होता है। और उसी के अंतर्गत, और उसमें कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं, वो हमारे संबंधों को बदलने की ताकत भी रखता है। वो दो चरों के बीच में जो सह संबंध है वो बदलने की ताकत रखता है। जैसे जो बालक का संबंध है सीखने से है, ठीक है, एक तो इसमें बालक हुआ चर, एक इसमें पुरस्कार हुआ चर, और इसमें एक सीखना, 3 चर है, ठीक है, 3 चर है इसमें। अब बालक और सीखने का जो संबंध है, मॉडरेटर चर क्या है, उसको बदलने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है कि जैसे जो शोर हो रहा है इसको हम नहीं हटाएंगे तो इनका संबंध बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, बाहर के शोर से जुड़ जाएगा। तो जो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उस क्लास के दरवाजे बंद कर लेंगे। तो यही आपका क्या होता है, मॉडरेटर चर। इसको मध्यस्थ चर भी कहते हैं कि इसके प्रभाव को, शोर को हमने अंदर आने से रोका, तो किसके द्वारा रोका, मॉडरेटर चर, मध्यस्थ चर के द्वारा, ठीक है, ठीक, इसी को मध्यस्थ चर कहते हैं कि इसके प्रभाव को रोकते हैं, इसके प्रभाव को रोकते हैं और इसके द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा। इसके लिए हमने क्या किया, अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया, तो जो बाहर शोर हो रहा है वो हमारे रूम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, यही तो करते हैं। और संबंध बदलने की ताकत कैसे रखता है, इसलिए रखता है कि यदि इसके द्वारा हम ये नहीं करेंगे, दरवाजे को बंद नहीं करेंगे, तो इन दोनों को आपस में, मान लीजिए बगल वाले क्लास में कोई टीचर और पढ़ा रहा है, वहाँ भी आवाज़ आ रही है, और यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, और हमारे बगल में कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो उसकी आवाज़ भी हमारे रूम में आ रही है और हमारी आवाज़ तो आ ही रही है। तो आपका कभी कभी ये आपके साथ हुआ होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ ये हुआ होगा, जब आप क्लास में पढ़ रहे होंगे और आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, तो आपका दिमाग आपकी क्लास टीचर से हट के दूसरे के क्लास में चला जाता है और वहाँ की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती हैं। तो आपका संबंध कहाँ से, आपके टीचर से बदल के दूसरे क्लास के टीचर से हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसी में हम दे सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, और सब्जी में नमक ज़्यादा है या सब्जी में नमक है ही नहीं, तो ये हमारे भूख के संबंध को और भोजन के संबंध को बदल देगा ना,
भोजन देख के हमारे मुंह में लार आ रही है, हमको खाना है क्योंकि हमको भूख बहुत ज़्यादा लगी है, लेकिन वही सब्जी में नमक एक भी नहीं है या उसका नमक बहुत ज़्यादा है, तो हमारा कैसा भूख का और भोजन का संबंध ही बदल गया, हमको खवेगा ही नहीं वो खाना, हम खा नहीं सकते। तो इसी को हम मॉडरेट अचार कहते हैं। तो ये सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें एक 2 प्रकार के अचार और बताने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे आते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ये हम हटा देते हैं। ये सभी लोगों को समझ में आ गया वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर, ये जो बाह्य चर होता है ये आपका स्वतंत्र चर का ही प्रकार है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका बाह्य चर का ही प्रकार है, ठीक है। इसके प्रभाव को पढ़ने से भी रोका जाता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, बाह्य चर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संगत चर, दूसरा होता है असंगत चर। एक होता है आपका संगत चर और दूसरा चर होता है असंगत चर। तो आपका ये जो आपका बाह्य चर होता है, इसको आपको हमने बताया था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहते हैं। संगत चर को क्या कहते हैं, रिलीवेंट वेरिएबल्स। हमने कल आपको बताया था संगत चर को क्या कहते हैं, रिलीवेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इरिलीवेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं इरिलीवेंट वेरिएबल्स। तो संगत चर क्या होता है, संगत चर और असंगत चर दोनों ही बाह्य चरों के प्रकार हैं, इसीलिए हमको इन दोनों को रोकना होता है, ठीक है। इन दोनों के प्रभाव को रोकना है क्योंकि ये बाह्य चर के ही प्रकार हैं और बाह्य चर को हमको रोकते हैं अपने की हमारे बाह्य चर का प्रभाव हमारे आश्रित चर पर ना पड़े, इसीलिए हम इनको रोकते हैं। तो इन दोनों को भी हमको रोकना है कि हमारे रिसर्च पर इनका प्रभाव ना पड़े। लेकिन ये होते कहाँ हैं, क्या है, इसका अध्ययन हमको करना है। ऐसे चर, ठीक है, ऐसे चर कि जिनका रिसर्चर अध्ययन करना नहीं चाहता है फिर भी उनका इफेक्ट हमारी रिसर्च पर पड़ता है, तो इसलिए ऐसे चरों को हमको रोक के रखना पड़ता है और ऐसे चरों को रोकने के बाद ही हम रिसर्च सही से कर सकते हैं, अन्यथा उसका जो रिजल्ट आएगा वो शुद्ध नहीं आएगा, ठीक है। तो इन चरों को ये भी कहते हैं कि ये जो चर होते हैं वो आंतरिक चरों से मिलते जुलते होते हैं। कैसे होते हैं, आंतरिक चरों से मिलते जुलते, ठीक है, मिलते जुलते होते हैं। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करवा देंगे जो अभी आपके दिसंबर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल देते हैं। संगत चर में हमने बताया कि इनके चरों को भी इफेक्ट को हमको रोकना होता है और असंगत चर के भी इफेक्ट को रोकना होता है क्योंकि ये बाह्य चर की श्रेणी में आते हैं। तो संगत चर में मान लीजिए एग्जाम्पल हमने आपको दिया, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और बगल वाली क्लास में भी आपको कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, तो जो उसकी आवाज़ है और मेरी आवाज़ है ये कैसी आवाज़ है, मिलती जुलती आवाज़ है, ठीक है। तो उसके प्रभाव को आपको हमारे क्लास पर ना पड़े, उसकी क्लास की आवाज़ हमारे क्लास में ना आए, इसको भी आपको रोकना है। तो ये कैसा हुआ, संगत चर हुआ, आंतरिक चरों से मिलता जुलता। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जो मेरी आवाज़ है, ठीक है, मेरी आवाज़ से और जो बगल वाला टीचर बोल रहा है उसकी भी आवाज़ क्या है, मेरी तरह है, तो उससे मिलती जुलती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को हम संगत चर कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कि असंगत चर कैसे होते हैं, जो आंतरिक चरों से मिलते जुलते ना हो, ठीक है, ऐसा चर जो आंतरिक चरों से मिलता जुलता ना हो, आंतरिक चरों से मिलता जुलता ना हो, ठीक है, ऐसा चर जो आंतरिक चरों से मिलता जुलता ना हो। मतलब कि शोर तो हो रहा है, रोकना तो हमको इसको भी है कि भाई रोकना तो इसको भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बाहर कोई क्या डीजे चल रहा हो, डीजे चल रहा हो, ठीक है, या मान लीजिए कोई पक्षी बैठा हो या कोई डॉग हो, ठीक है, कोई कुत्ता हो भौंक रहा हो जोर जोर से, ठीक है, या मान लीजिए और भी कोई आवाज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसकी आवाज़, ठीक है, डीजे की आवाज़ और मेरी आवाज़ से मिलती जुलती नहीं है, लेकिन शोर तो वो भी है ना, उसको भी हमको रोकना है। तो इसको क्या कहते हैं, असंगत चर कहते हैं, ठीक है, असंगत चर कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, असंगत चर कहते हैं। समझ में आया।
कि बगल वाली क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और मेरी आवाज़ उससे कैसी है, मिलती जुलती है। तो मतलब ऐसा चर जो आंतरिक चरों से मिलता जुलता हो, ठीक है, जो चरों का आप इफेक्ट देख रहे हैं, रोकना लेकिन दोनों को है, दोनों के प्रभाव को रोकना है। इसकी डीजे की आवाज़ को भी रोकना है और बगल वाले टीचर की आवाज़ को भी रोकना है। तो दोनों के प्रभाव को हमको रोकना होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि बाहर मान लीजिए कोई पक्षी बोल रहा है या कोई शोर हो रहा है, कोई डॉग बोल रहा है, या मान लीजिए बाहर कोई घंटियाँ बज रही हैं, कोई जनरेटर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ शोर तो उससे भी हो रहा है, डिस्टर्ब आप उससे भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ कैसे, मेरी आवाज़ से मिलती जुलती नहीं है, तो रोकना आपको दोनों को। तो ये समझ में आया, ठीक है। इसकी भी क्वेश्चन आपके रिसर्च में पूछे जाते हैं, इसलिए बता दिया, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है ये चीज़ें आपके लिए। और अब बात करते हैं दो चरों की, और बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर दो चरों की बात और करते हैं। एक चर होता है सतत चर और दूसरा होता है असतत चर, ठीक। इनके भी क्वेश्चन हमारे उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे गए इसलिए हम आपको बताएं सतत चर क्या होते हैं, ठीक है। सतत चर कौन कौन से होते हैं और असत चर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसा चर, ठीक है, ऐसा चर जिसको प्रत्येक मान में लिखा जा सके, ठीक है, मतलब कि लिखा जा सके। जैसे कोई भी संख्या है, आप कहीं भी गए और आप किसी भी चीज़ का वजन तौलते हैं, ठीक है, तो कैसा लिख के आ जाता है, मान लीजिए 1 किलो 500 ग्राम, ठीक है, या 1 किलो 200 ग्राम, तो इस तरीके से लिख के आ जाता है। तो दशमलव में नहीं होना चाहिए, प्रत्येक मान, ऐसा चर जिसको प्रत्येक मान में लिखा जा सके, इसको क्या कहते हैं, सतत चर कहते हैं। लेकिन ऐसा चर जिसको प्रत्येक मान में या दशमलव में ना लिखा जा सके, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, असतत चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे किसी व्यक्ति की ऊंचाई पूछी, उसकी हाइट कितनी है, तो आप क्या कहोगे, मान लीजिए 5 फुट 3 इंच बोलोगे या 5 फुट 6 इंच बोल दोगे, तो ये इसमें दशमलव आया, 5 फुट 6 इंच, तो दशमलव में लिखा जा सके उसको कहते हैं सतत चर। और यहाँ पे जैसे आपने पूछा आपकी क्लास में कितने छात्र हैं, तो मैंने बोल दिया 30, तो यहाँ पे दशमलव आया, नहीं आया, ठीक है। आप के घर में कितने सदस्य हैं, तो मान लीजिए 4, इसमें दशमलव नहीं आएगा। आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, आपको कितनी भाषाएं आती हैं, तो आपने कह दिया 2 भाषा या 3 भाषा या 4 भाषा। तो मतलब कि एक एग्जिट जो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आता है उसमें क्या होती है, संपूर्ण शुद्धता नहीं होती। हम फाइनली रूप से इसको कह सकते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ लेके आते हैं, तो 1 किलो या 50 ग्राम हुई या 200 ग्राम हुई, तो दशमलव में रिजल्ट आया, फाइनली तो नहीं होगा केवल 1 किलो, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे होते हैं उसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे सीधा सीधा हमने बता दिया। जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए 2 का भाग हम यहाँ पे हम मान लीजिए 2 का भाग हमने दिया 4 से, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा आप बताइए, 2 दूनी 4, ये एग्जिट आ गया, आपका आ गया। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर हम 3 का और 4 का दें, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा क्या वो आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे ये बच के आ गया। तो ये ऐसा नहीं आना चाहिए। इस जो मान को दशमलव में यदि हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो क्या होगा, हमारा सतत चर। और जिसको हम दशमलव में ना लिख के, प्रत्येक मान में ना लिख के सीधा सीधा पूरा लिख सकें, वो होता है हमारा असतत चर। जैसे क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवा देते हैं, तो आपकी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। और अभी जो आपके प्रेजेंट के जो करंट के क्वेश्चन आए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम इसका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करा रहे हैं, सतत चर और असतत चर का। इसके बाद आपके जो मध्यवर्ती चर, स्वतंत्र चर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रेजेंट टाइम के, उनको कराते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर है, क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर है। ठीक है, पहला परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या। दूसरा बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा। तीसरा छात्रों का वजन, ठीक है। चौथा कक्षा में छात्रों की संख्या। ठीक है, कक्षा में छात्रों की संख्या। तो इसमें आपको ये देखना है कौन सा इसमें सतत चर है। ठीक है, इसमें ये देखना है कि कौन सा सतत चर है जिसको हम दशमलव में ना लिख पाए वो आपका असतत चर होता है, जिसको हम दशमलव में लिख सकें वो आपका सतत चर होता है। आपको बताया कि जिसको हम दशमलव में ना लिख पाए वो कैसा होता है, असतत। ठीक है, इसको दशमलव में ना लिख पाए ये हुआ असतत चर। और सतत दशमलव में लिख पाए। ठीक है, ये दोनों चार एग्जाम्पल। अब आप इनको देखिए, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। क्या हम कह सकते हैं कि 2.3 या 4.5 इस तरीके से कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। तो ये आपका कौन सा चर हुआ बताइए, परिवार में सदस्यों की संख्या की कितनी हुई, तो आपका ये असतत चर में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, असतत। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा हमने अभी अभी आपको बताया था। आप एक भाषा का ज्ञान होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 4 का होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 2.3 इस तरीके से आप ले सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे आपको कितनी भाषा आती है तो आपको 2 बोलेंगे या 4 बोलेंगे या 1 बोलेंगे। तो ये कैसा हुआ आपका, ये भी आपका असतत हुआ। ठीक है, ठीक है। छात्रों का वजन, ठीक है, आप कितने किलो के हैं, तो क्या एग्जिट होगा आप 1 किलो के हैं या 10 किलो के हैं या 100 किलो के हैं। वहाँ कहीं ना कहीं पॉइंट में चीज़ें आएंगी जब आप घड़ी पर तोलने जाते होंगे तो देखते होंगे। तो ये कैसा चर हुआ, सतत। इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, और छात्रों की संख्या तो इसमें या 30 होंगे या 40 होंगे, तो ये भी आपका क्या हुआ, असतत। तो इसमें कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सतत चर है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इसमें हम आपकी करंट के क्वेश्चन जो आपके चर से वेरिएबल से आए हैं उनको कराते हैं। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके सामने जो अभी दिसंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, जून दिसंबर में आया था क्वेश्चन। किसी शोध अध्ययन में जहां ऐसा चर ऐसा परिवर्ती चर देखिए, जो हमारा यूजीसी का नेट का क्वेश्चन होता है वहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो केवल हमको यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से समझना होता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज भी चाहिए होती, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए बराबर। ठीक है, किसी शोध अध्ययन में जहाँ ऐसा परिवर्ती चर, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से गोचर ना हो, ठीक है, गोचर ना हो, परंतु जिसका प्रभाव, ठीक है, परंतु जिसका प्रभाव आश्रित परिवर्ती चर पर उपलक्षित
उपलक्षित होता हो, किसकी संज्ञा दी जाती है, किसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अभी दिसंबर का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, वाह चर, वाह परिवर्ती चर। ठीक है, ये परिवर्ती इन्होंने जोड़ दिया है। ठीक है, कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। परिनियामक परिवर्ती चर, परिनियामक परिवर्ती चर। ठीक है, तीसरा है मध्यवर्ती परिवर्ती चर। परिवर्ती चर। और तीसरा प्रतिपादन परिवर्ती चर, प्रतिपादन परिवर्ती चर। ठीक है, ये 4 एग्जाम ऑप्शन है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। किसी शोध अध्ययन में जहाँ ऐसा परिवर्ती चर, ठीक है, परिवर्ती को आप काट लीजिए, क्यों यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए परिवर्ती लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जहाँ ऐसा चर जो प्रत्यक्ष रूप से गोचर ना हो, गोचर का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से ना दिखे, ठीक है, दिखाई ना दे, प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई ना दे, परंतु जिसका प्रभाव आश्रित चर पर, ठीक है, आश्रित चर पर उपलक्षित होता है, जिसकी संज्ञा दी जाती है। तो हमने आपको बताया था कि ऐसा चर, हमने आपको इसकी डिफाइन की थी, तो इसमें आपके ऑप्शन है बाह्य चर। बाह्य चर क्या होता है? बाह्य चर हमने आपको बताया था कि जो बाहर शोर हो रहा है, इसके प्रभाव को हमको रोकना होता है। ठीक है, इसके इफेक्ट को तो रोकते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से गोचर ना हो, जिसका प्रभाव आश्रित चर पर उपलक्षित होता है, मतलब कि दिखता है। ठीक है, बाह्य चर का प्रभाव हमारे आश्रित चर पर पड़ता नहीं है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है उसको पहले ही रोक देता है। पड़ता तो है, होते तो हैं बाह्य चर का, लेकिन उसको रोक देते हैं, तो आश्रित चर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, परिनियामक परिवर्ती चर, ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, प्रतिपादन ये भी नहीं है। इसके बाद मध्यवर्ती चर और ये 2 चर, इसमें से आप बताइए। और तो मध्यवर्ती चर की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, इसको डिफाइन किया था कि ऐसा चर, ठीक है, जिसको शोधकर्ता अध्ययन करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य में क्रियाशील रहते ही रहते हैं, और जिसका प्रभाव हमारे आश्रित चर पर पड़ता ही पड़ता है, उसको वो रोक नहीं सकता। ठीक है, रोकने की कोशिश तो करता है, उनको अड़चने आती हैं, उसको रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसका आश्रित चर पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कौन सा होगा? मध्यवर्ती चर। किसी शोध अध्ययन में जहाँ ऐसा चर जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, परंतु जिसका प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, उपलब्धित होता है, तो उसको संज्ञा दी जाती है मध्यवर्ती चर की। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि टीचर छात्र को पढ़ाता है। ठीक है, अब वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, लेकिन ये हुआ आपका टीचर और ये हुआ आपका छात्र। ठीक है, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन छात्र नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि उसका मन कैसा है? दुखी है। ठीक है, या वो लड़ाई करके आया है किसी से, या उसकी रुचि नहीं है पढ़ने में, उसका मन खेलने का हो रहा है। तो ये क्या होते हैं? यही आपके मध्यवर्ती चर होते हैं। इस चीज को भी देखते हुए रिसर्चर अपनी रिसर्च करता है, कोई शोध समस्या ऐसी लेता है, मान लीजिए उसको अध्ययन करना है कि पुरस्कार देने का छात्रों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसने ऐसा छात्र चुन लिया जिसका पढ़ने में कोई मन ही नहीं लगता है, तो उसको पुरस्कार से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो इसका भी यहाँ पे हमको ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर भी यदि रिसर्च करता है और उसका मन नहीं लगता, तो इसका इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा ना हमारे आश्रित चर पर। जो बच्चा सीखेगा तो कम सीखेगा, क्योंकि वो किसी से झगड़ा करके आया, उसका दिमाग कहीं और रखा हुआ है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने में। तो ये ऐसे चर क्या होते हैं? ये मध्यवर्ती चर कहे जाते हैं। ठीक है, ये आपका करंट का ही क्वेश्चन है, और करा देते हैं इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका, जो आपका जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी का वेरिएबल्स का ही क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक अध्ययनों में ऐसा चर जिसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है,
प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन है जुलाई 2018 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट के क्वेश्चन से मैं करवा रही हूँ आपको। इसमें आपका पहला है निराश्रित चर, जिसको आप जानते हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नियामक चर, ठीक है। तीसरा है मध्यवर्ती चर, इसको भी आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, मध्यवर्ती चर और नियंत्रण चर। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को स्वतंत्र चर कहते हैं। नियंत्रण, जिस पर हमारा कंट्रोल रहता है, उसी को स्वतंत्र चर कहते हैं। यहाँ पे नियंत्रण लिखा है तो आप इसको आश्रित मत समझिएगा, और यहाँ निराश्रित, तो इसको कहते हैं आश्रित चर, ठीक है, निराश्रित चर, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो अब इसमें देखते हैं, प्रयोगात्मक अध्ययनों में ऐसा चर जिसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, ऐसा चर जिसके प्रभाव का हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उसका अवलोकन नहीं किया जा सकता, उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, ठीक है, ना ही उसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ना ही उसमें कोई जोड़ घटाव कर सकते हैं, तो वो क्या कहा जाता है, ठीक है। जो नियंत्रण चर होता है, जो स्वतंत्र चर होता है, उसको तो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। जो निराश्रित चर होता है उस पर भी हम इफेक्ट देख सकते हैं कि स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि उसको हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं कर सकते, तो उसका हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन जो मध्यवर्ती चर होता है, अभी हमने बताया, वो ऐसे चर होते हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, लेकिन वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में मध्य क्रियाशील होते हैं। तो प्रयोगात्मक अध्ययनों में ऐसा चर जिसके प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसका अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हमने किसी बच्चे को पुरस्कार दिया और देखा कि बच्ची जल्दी सीखता है, ये हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट देखा कि वो बच्चा जल्दी नहीं सीखा, तो उसको हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता बच्चे का मन उदास हो या बच्चे की पढ़ने में रुचि ना हो। तो ऐसा चर, ये सभी मध्यवर्ती चरों की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसका भी राइट आंसर आपका मध्यवर्ती चर ही होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, और इसके कहीं भी कोई क्वेश्चंस मिले तो आप लोग लगाइए, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहूँगी कि आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं मैम मैं हरियंत की गाइड के क्वेश्चंस लगाता हूँ, तो हरियंत की बुक से आप पढ़िए, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं कह रही हूँ, वो सही है, लेकिन उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको मत लगाइए। उसके पीछे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हो, केवल और केवल उनको लगाइए, क्योंकि जो क्वेश्चंस उसके पीछे दिए हुए हैं, यदि आप उन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो मैं कहती हूँ हो सकता है आपके 50% दिए क्वेश्चंस हैं, 50 में आपके 40% क्वेश्चन सही निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप उन्हीं के पीछे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जब आप उसको लगाएंगे ना, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि क्या है। आप टॉपिक पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, और यदि आपको लगाना ही है तो मैं कहीं से नहीं चाहती हूँ कि आप कहीं से क्वेश्चंस बनवाइए या कुछ भी करिए, केवल और केवल आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं, पहले के पेपर हों या आपके पास जहाँ किताबों में हरियंत की गाइड में भी पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर दिए हुए हैं, तो आप उनको ही कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस और है, इसी का हुआ है, ये क्वेश्चंस आया है आपका, ये भी जुलाई 2018 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम पहले आपको थोड़ा पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लॉन्ग है। बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आकलन
करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आकलन करने के लिए चरों को में हम क्या खोजते हैं, चर खोजते हैं, फिर उसमें ये देखते हैं कि उसमें रिलेशन कैसा है। सहसंबंध को ही तो ज्ञात करते हैं कि पुरस्कार का बच्चे के सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार देने के बाद बच्चा जल्दी सीखता है कि या जो देर से सीखता है। हम 4 चॉकलेट देंगे तो बच्चा जल्दी सीख जाएगा कि 2 चॉकलेट देंगे तब बच्चा जल्दी सीखेगा। तो उनका सहसंबंध ज्ञात ही तो करते हैं, दो चरों के बीच में क्या सहसंबंध है। तो बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको करते हैं। शर्त ए है स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ, ठीक है, स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त है। ठीक है, मतलब कि अच्छा संबंध हो ये ज्ञात करने के लिए यहाँ पे यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान को आकलन करने के लिए, कि मतलब कि इनमें संबंध कितना अच्छा है, इस चीज़ को हमको ज्ञात करने के लिए कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए। ये जो शर्त आपकी हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। दूसरा है स्वतंत्र चरों का एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ सहसंबंध होना चाहिए, कम सहसंबंध होना चाहिए, कम सहसंबंध होना चाहिए। ठीक है, अब इसके आपके ए दिए हुए हैं, A B C D ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें है आपकी केवल एक शर्त पूरी होनी चाहिए। ठीक है, एक शर्त पूरी होनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है केवल दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए। केवल दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे में दिया हुआ है शर्त 1 और 2 दोनों पूरी की जानी चाहिए। 1 और 2 दोनों पूरी होनी चाहिए। और तीसरा है वेरिएबल्स का, ये क्वेश्चन सही है, ना तो शर्त 1 और ना ही शर्त दूसरी आवश्यक है, ना फर्स्ट शर्त और ना दूसरी शर्त, ना ही दूसरी शर्त आवश्यक है। ठीक है, ना शर्त पहली पूरी की जानी चाहिए और ना ही दूसरी शर्त पूरी की जानी चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए। तो देखो ये बात तो सत्य है कि यहाँ पे हम जो चर पूछते हैं उनका सहसंबंध ही ज्ञात करते हैं, वो कम हो या अधिक हो। ठीक है, यहाँ पे हमको ये ज्ञात नहीं करते हैं कि उनमें सहसंबंध कम है या अधिक है, केवल हम ये देखते हैं कि उसमें क्या सहसंबंध है, उनके बीच आपस में वो कैसे रिलेशन है और कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, स्वतंत्र चरों का आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए, तो ये बात आपकी सही है। स्वतंत्र चरों का एक दूसरे के साथ कम सहसंबंध होना चाहिए, तो ये भी बात आपकी सही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम कम खोजते हैं और ना ही हम यहाँ पर अधिक खोजते हैं, केवल और केवल सहसंबंध खोजते हैं। तो अधिक भी होना चाहिए और कम भी होना चाहिए। कम है तो हम उसको भी ज्ञात करेंगे और अधिक है तो हम उसको भी ज्ञात करेंगे। अगर रोकेंगे तो किस चीज़ को, बाह्य चरों का, कि जो बाह्य चरों का इफेक्ट हमारे आश्रित चर पर ना पड़े, बाह्य चरों का प्रभाव हमारे आश्रित चरों पर ना पड़े, इस चीज़ को रोकेंगे। लेकिन इस चीज़ को रोकते हुए हम सहसंबंध को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 1 और दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम
कोई भी प्रॉब्लम होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम वहाँ पर समस्या देखते हैं, समस्या में चर पूछते हैं कि चर कितने हैं। इसके बाद उनको ये देखते हैं कि वो दो चर हैं तो वो आपस में कैसे रिलेशन है, और यदि 3 चर हैं तो वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस चर को ज्ञात करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, बाकी कम या अधिक नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया, ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस के बारे में, परिकल्पना के बारे में, जो परिकल्पना आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, इस वेरिएबल्स के बाद आपको हाइपोथेसिस पढ़नी है। हाइपोथेसिस में आपको पढ़ना है प्राकल्पना की अवधारणा, स्रोत, प्रकार में इसके आपके 3 तरीके की हाइपोथेसिस दी हुई है, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं निराकरणीय परिकल्पना। ठीक है, इसके बाद परिकल्पना निर्माण कैसे करते हैं और परिकल्पना के अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, तो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। हाइपोथेसिस होती क्या है, उसके सोर्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ना है इसके अंतर्गत हमको। नल हाइपोथेसिस पढ़नी है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पढ़नी है, गुड हाइपोथेसिस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसके अंतर्गत जो हाइपोथेसिस है वो होती क्या है। ठीक है, कौन कौन से इसके सोर्स होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं कि कहाँ से हमको जो चीज़ों की हम जानकारी ले रहे हैं वो कहाँ से मिल रही है। ठीक है, और सबसे पहले परिकल्पना, हाइपोथेसिस होती क्या है। ठीक है, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, वेरिएबल्स, इसके भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। स्पेशली जो हम रिसर्च करते हैं, जो हमने आपको वैज्ञानिक स्टेप बताए थे, उसमें सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हमारा स्टेप होता है समस्या का चयन। ठीक है, समस्या का चयन या समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिसर्च जब करने जाते हैं या किसी भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी समस्या पर हम रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें चर ढूंढते हैं, वेरिएबल्स ढूंढते हैं कि उसमें कौन कौन से चर हैं, वो आपस में किस तरीके से संबंधित है, कितना उनमें सहसंबंध है। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, चरों को खोजते हैं। इसके बाद जो हम दूसरा स्टेप करते हैं, ये इसी के अंतर्गत परिकल्पना का निर्माण, परिकल्पना का निर्माण मतलब कि परिकल्पना बनाते हैं। लेकिन परिकल्पना ऐसे ही नहीं बनाते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है उससे संबंधित हम सूचनाएं देखते हैं, उससे संबंधित लोगों से मिलते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है उससे संबंधित हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिकल्पना हमने बताया था, परिकल्पना हमारे मन के विचार होते हैं और एक समस्या का संभावित समाधान होता है। जो परिकल्पना होती है उसकी जो डेफिनेशन हमको लिखी मिलती है, आप सभी जगह पढ़ते होंगे कि परिकल्पना एक समस्या का संभावित समाधान होता है। तो ठीक है, प्राकल्पना किसी समस्या का तात्कालिक समाधान होता है। क्या होता है प्राकल्पना? किसी समस्या का तात्कालिक समाधान होता है। मतलब कि जब कभी भी कोई शोधकर्ता शोध करने से पहले ही, ठीक है, जब कभी भी कोई शोधकर्ता शोध करने के पहले ही यह अनुमान लगा लेता है कि रिसर्च करने के बाद उसके क्या परिणाम आएंगे। ठीक है, रिसर्च करने के बाद उसका क्या परिणाम आएंगे या क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, उस अनुमान को ही क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, या हाइपोथेसिस कहते हैं, या प्राकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो प्राकल्पना किसी समस्या का तात्कालिक समाधान होता है जब कभी भी कोई शोधकर्ता रिसर्च करने के पहले ही ये अनुमान लगा लेता है कि इस रिसर्च के बाद क्या परिणाम निकल कर आएंगे, तो उस अनुमान को ही हम प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि प्राकल्पना होता क्या है कि उस समस्या से संबंधित
विचार होते हैं। ठीक है, उस समस्या से संबंधित मान लीजिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि नेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है। ठीक है, नेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम है या समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या से संबंधित कोई भी शोधकर्ता पहले इससे संबंधित जानकारी इकट्ठी करेगा, इससे संबंधित जो सोर्स होंगे, इससे संबंधित जो सूचनाएं उसको मिलेंगी, जो भी इससे संबंधित पत्र पत्रिकाएं होंगी कि किस तरीके से किसी का नेट क्वालिफाई हुआ है, जिन लोगों का हुआ है उसने क्या क्या किया है, तो ये इससे संबंधित क्या करेगा, इससे संबंधित पत्रिकाएं पढ़ेगा, समाचार पत्र पढ़ेगा, मतलब इससे संबंधित साहित्य की समीक्षा, इसी को कहते हैं संबंधित साहित्य समीक्षा। और संबंधित साहित्य समीक्षा के आधार पर ही कोई शोधकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करता है। तो इससे संबंधित उन चीज़ों को पढ़ेगा, देखेगा कि किन किन लोगों का किस तरीके से हुआ है। तो इस संबंध में एक प्राकल्पना बनाएगा कि ये रिसर्च करने से पहले मान लीजिए उसका प्रॉब्लम है कि नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होता है। ठीक है, नेट एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है, तो इस संबंध में वो प्राकल्पना बनाएगा। जो चीज़ों को वो देखेगा तो वो क्या कहेगा कि नेट एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये उसने प्राकल्पना बनाई, नेट एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वालिफाई होगा कि जिन जिन लोगों ने नेट एग्ज़ाम जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए उनका नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब ये प्राकल्पना, ठीक है, ये प्राकल्पना कैसी हुई, प्राकल्पना किसी समस्या का तात्कालिक समाधान। उससे संबंधित साहित्य पढ़ा, प्राकल्पना से समस्या से संबंधित चीज़ों को पढ़ा, पत्र पत्रिकाएं पढ़ी, देखा कि किन किन लोगों ने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और जिन लोगों का नेट का क्वालिफाई हुआ उन लोगों ने क्या क्या किया। ठीक है, उससे संबंधित एक उन्होंने तत्कालिक एक समाधान दे दिया कि जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उन लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो ये तात्कालिक समाधान, लेकिन ये बाद में ही पता चलता है कि ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, ये प्राकल्पना जो होती है परीक्षण के बाद ही इसकी सत्यता की जांच होती है कि वो वैध होगी या नहीं होगी। पहले केवल शोधकर्ता प्राकल्पना का निर्माण कर देता है, ये उसको पता नहीं होता है कि ये सत्य होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये तो परीक्षण होने के बाद ही या कोई शोध रिसर्च होने के बाद ही पता चलेगा जो प्राकल्पना बनाई वो सत्य थी या गलत थी। जब ये पूर्ण तरीके से रिसर्च कर लेगा, ठीक है, समस्या का परिकल्पना की, फिर डाटा एनालिसिस करेगा। ठीक है, डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट के बाद डाटा एनालिसिस करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर जनरलाइजेशन करेगा। तो जो निष्कर्ष निकल कर आएगा, जो परिणाम निकल कर आएगा वो क्या होगा, उसकी तब प्राकल्पना की जांच की जाएगी कि प्राकल्पना जो हमने बनाई थी वो सत्य थी या असत्य थी। ठीक है, तो इसके आधार पर ही, ठीक है, कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिख लीजिए। ये डेफिनेशन है आपकी लुंड वर्ग के अनुसार, ठीक है। परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है, परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी रहती है, जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी रहती है। ठीक है,
अपने प्रारंभिक अवस्था में प्राकल्पना एक आत्म प्रकाशन अनुमान कल्पनात्मक विचार, ठीक है, कल्पनात्मक विचार, अंतर्दृष्टि, आदि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो अनुसंधान कार्य का आधार बन जाता है, ठीक है, जो अनुसंधान कार्य का आधार बन जाता है, ठीक है। परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी रहती है। जो हमने बताया कि जो हम कथन करते हैं, जो परिकल्पना से संबंधित रिसर्च करने के पहले जो हम अनुमान लगाते हैं, उसकी जांच कब होती है? जब हमारी रिसर्च हो जाती है, यदि हमारी परिकल्पना सत्य हो जाती है तो उसको सत्य स्वीकार कर लिया जाता है रिसर्च के उपरांत, ठीक है। लेकिन जब हम परिकल्पना बनाते हैं तब क्या कहा जाता है कि इसकी जांच अभी बाकी रहती है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राकल्पना एक आत्म प्रकाशन, अनुमान, कल्पनात्मक विचार, अंतर्दृष्टि आदि कुछ भी हो सकती है, ठीक है, जिसके आधार पर अनुसंधान कार्य का आधार बन जाता है, ठीक है। उसके आधार पर हम रिसर्च करना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर परिकल्पना की जांच नहीं होती है। परिकल्पना की जो सत्यता, उसकी जो जांच की जाती है, वैध होगी या अवैध होगी, वो रिसर्च के बाद में ही पता चलता है कि जो हमने परिकल्पना बनाई वो हमारी सही थी या गलत होगी, और उसी के आधार पर उसको सत्य या असत्य साबित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। इसकी डेफिनेशन हमने बता दी है कि डेफिनेशन क्या होता है, परिकल्पना क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आप अच्छा ये बताइए कि जो परिकल्पना, ये सबको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो परिकल्पना होता है, क्या परिकल्पना सभी रिसर्च में बनाना जरूरी होता है? सभी जो प्रयोगात्मक रिसर्च होती है, सभी जो जितने भी रिसर्च आपने पढ़े हैं, जितने भी अनुसंधान आपने पढ़े हैं, क्या सभी अनुसंधान के लिए परिकल्पना हमेशा आवश्यक होती है? ठीक है, ये तो इसका भी एक आंसर है कि जो परिकल्पना होती है, जो हाइपोथेसिस होती है, ये हमेशा आवश्यक नहीं होती है। क्यों? जहाँ पर हम वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ हम वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, वहाँ तो परिकल्पना बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है, जहाँ पर हमारी समस्या कैसी हो, वैज्ञानिक हो। लेकिन जहाँ पर शोध हमारा सामाजिक चीज़ों से लेके होता है, सामाजिक समस्याओं से लेके होता है, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से लेके होता है, या मान लीजिए गवेषणात्मक, जो आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ाई थी, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च पढ़ाई थी, हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है, इसमें हमारी परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, परिकल्पना हम कब बनाते हैं? मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो ये एग्जाम्पल हमने दिया था कि जो नेट का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई के लिए क्या ज़रूरी होता है, ठीक है, नेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है। तो यहाँ पर हमने इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा, समझा, उसके अकॉर्डिंग हमने परिकल्पना बना ली कि नेट का एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जो घटना पहले से घट चुकी है, ठीक है, जो क्रियाएँ पहले से सामाजिक चीज़ें हैं जो हो चुकी हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च में मान लीजिए हम महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने वहाँ पर जो भी उससे संबंधित शोध समस्या ली, ठीक है, शोध समस्या के बाद हमने उसमें वेरिएबल्स खोजे। इसके बाद जब हम वहाँ पे डाटा को कलेक्ट करेंगे तो उसके आधार पर हम परिकल्पना इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमको पहले से पता है। अब हम बात कर रहे हैं, हमारी समस्या है कि महात्मा गांधी
किस स्वभाव के थे, ठीक है। हमको ये पता करना है कि महात्मा गांधी का नेचर क्या था, उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, उन्होंने जनता के लिए कौन कौन से कार्य किए, उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या किया, उन्होंने पुरुषों के लिए क्या किया। तो इसमें हम हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करेंगे। क्यों? हाइपोथेसिस हम क्या बनाएंगे, अपने मन से थोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे तो हमारी जो विचार होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, विचार होती है, अंतर्दृष्टि हो सकती है, सूझ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक अनुमान होता है। लेकिन वहाँ पे जो डाटा है वो पहले से ही होता है और उसी के आधार पर हमको निष्कर्ष निकालना होता है। तो जो हम डाटा देखेंगे कि महात्मा गांधी ने, उनसे रिलेटेड जो भी लिटरेचर रिव्यू होगा उनको पढ़ेंगे और देख लेंगे कि महात्मा गांधी ने लेडीज़ के लिए क्या किया, नारी के लिए क्या किया, उन्होंने समाज के लिए क्या किया, और उनसे रिलेटेड तथ्यों को एकत्र कर लेंगे और उनसे बाद में उनका निष्कर्ष दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे शोधों में जहाँ पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या आपका हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, वहाँ पर हमको परिकल्पना की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जो होता है हमको पहले से ही पता होता है। लेकिन जहाँ पर वैज्ञानिक तरीकों से शोध किया जाता है, वैज्ञानिक शोध में हमेशा परिकल्पना की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि वहाँ पर दो पक्ष होते हैं। एक हम जो परिकल्पना बना रहे हैं उससे संबंधित जो भी चीज़ों को पढ़ते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला है आपका सोर्स। सोर्स कौन कौन से होते हैं परिकल्पनाओं को बनाने के लिए, ठीक है। परिकल्पना के स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। कहाँ कहाँ से हमको परिकल्पना बनाने के लिए जानकारी मिलती है। सोर्स क्या होते हैं, जहाँ से हमको कोई भी जानकारी प्राप्त होती है उस चीज़ के बारे में, वही तो उसके सोर्स हो जाते हैं। जैसे परिकल्पना के सोर्स पूछें तो परिकल्पना बनाने के लिए हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, सोर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कहते हैं संस्कृति। संस्कृति क्या हाइपोथेसिस का सोर्स होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कई समस्याएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी समस्याएं होती हैं वो समाजशास्त्र से रिलेटेड होती हैं, सामाजिक से होती हैं, सामाजिक मनोविज्ञान से रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर हमको क्या होता है, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो संस्कृति से लेके हमारी कोई प्रॉब्लम है तो जो हमारा सोर्स होगा वो संस्कृति ही तो होगी। संस्कृति के आधार पर ही तो हम कोई परिकल्पना का निर्धारण करेंगे कि संस्कृति के लोग कैसे होते हैं, संस्कृति के लोग पहले चीज़ें किस तरीके की होती थी। मान लीजिए भौतिक संस्कृति में पहले दूसरी थी, अब भौतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आता जा रहा है और जो हमारी अभौतिक संस्कृति थी उसमें भी परिवर्तन होता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड तो संस्कृति भी हमारी हाइपोथेसिस का सोर्स होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, कोई हमारी समस्या है विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है, वैज्ञानिक समस्या है तो वैज्ञानिक समस्या में सिद्धांतों के आधार पर ही तो हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, सिद्धांतों को देखते हैं, सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जो हमारी समस्या है उनके अकॉर्डिंग हम परिकल्पना बना देते हैं कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके का निष्कर्ष या इस तरीके का रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आपको बार बार बताया जो परिकल्पना होती है वो संभावित समाधान होता है और संबंधित साहित्य समीक्षा के आधार पर होता है। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा समस्या का समाधान निकल कर आता है, ठीक है। व्यक्तिगत अनुभव हो सकते हैं उसके, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस, व्यक्तिगत अनुभव, जिस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता को उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो जितना अधिक होगा उतनी आसानी से वो परिकल्पना का निर्माण कर लेगा, उतनी आसानी से उसको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड इसकी क्या परिकल्पना हो सकती है, क्या हम परिकल्पना बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका सूझ हो गया, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग हो गई, ठीक है, रचनात्मक चिंतन हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मतलब कि जितनी रिसर्चर के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग जितनी अच्छी होगी उतने आधार पर, उसी आधार पर वो उतने जल्दी और उतनी अच्छी हाइपोथेसिस बना सकता है, ठीक है। परिकल्पना हमने आपको बताया ये मन का हमारा विचार होता है और ये कहाँ से निकल कर आता है, इससे संबंध में हमारे सोर्स क्या होते हैं, यही सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। संस्कृति हो गई, वैज्ञानिक सिद्धांत हो गया, सादृश्य हो गया, ठीक है, अनुभवी व्यक्तियों से मिलना या परिचर्चा करना। मान लीजिए हम उससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम है उससे संबंधित लोगों से मिलते हैं, परिचर्चा करते हैं, उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस बना देते हैं। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। संबंधित वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन करना, ये तो हम
पहले ही बता रहे हैं कि सबसे जो पहला सोर्स होगा वो यही होगा कि उससे संबंधित प्रॉब्लम से संबंधित साहित्य की समीक्षा करना या प्रॉब्लम से संबंधित साहित्य को पढ़ना या साहित्य का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये इसके आपके सोर्स हो गए। अगला आपका अब आया आपका प्रकार। ठीक है, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं निराकरणीय, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एवं नल हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना के प्रकार। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली होती है निर्देशात्मक, दूसरी होती है अनिर्देशात्मक और तीसरी होती है शून्य परिकल्पना। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये 3 आपके सिलेबस में दी हुई हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्शनल, इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। लेकिन इनके पहले, ठीक है, इनके पहले आपको और परिकल्पना पढ़नी पड़ेगी जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछी जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है कार्यकारी परिकल्पना। ठीक है, कार्यकारी परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना और ये शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ठीक है, वैकल्पिक परिकल्पना और इसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, वर्किंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस और कार्यकारी परिकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, हमने आपको बताया कि हाइपोथेसिस का निर्माण हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि कैसे करते हैं, उससे संबंधित साहित्य को पढ़ते हैं और उससे संबंधित साहित्य के आधार पर ही हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती है आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस, आपकी कार्यकारी परिकल्पना क्या होती है। ठीक है, जब भी हम शोध की प्रक्रिया में सबसे पहले जब हम कार्यकारी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है, जब वर्किंग हाइपोथेसिस बनाते हैं तो ये देखते हैं कि जब हमारी, ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है, शून्य हाइपोथेसिस क्या कहती है और वैकल्पिक परिकल्पना क्या कहती है। जैसे आपका जो क्वेश्चन हमने दिया था, जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो क्या थी आपकी कि नेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम पर जब हम काम करते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को जब हम चुनते हैं, इस प्रॉब्लम पे जब हम वर्क करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है ये हमारी हाइपोथेसिस प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ये, ठीक है, वर्किंग हाइपोथेसिस कैसे होती है, हमने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ पढ़ा, पत्रिकाएं पढ़ी, लोगों से सूचनाएं ली, इनसे संबंधित लोगों से मिले, जो भी नेट क्वालिफाई किया, तो हमने इससे संबंधित, ये तो हमारी प्रॉब्लम थी, इससे संबंधित हमने हाइपोथेसिस क्या बनाई थी कि नेट एग्जाम क्वेश्चन लगाने से क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, ये कार्यकारी परिकल्पना हुई, इससे संबंधित हमने चीज़ों को पढ़ा, समझा। ठीक है, जब ये हाइपोथेसिस, तो इसी को हम कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस, जब हम उस परिकल्पना पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर जब ये वर्किंग हाइपोथेसिस हमारी असत्य साबित हो जाती है, ठीक है, गलत साबित हो जाती है, हमने रिसर्च किया और हमें पता चला, देखा कि क्वेश्चन लगाने से नेट क्वालिफाई नहीं होता है, तो इसके बाद हम कौन सी हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस। इसके बाद ही हम नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं।
जब हमारी ये असत्य साबित हो जाती है, ठीक है, तो हम इसका निर्माण करते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है। जब ये असत्य साबित हो जाए तो हम नल हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। लेकिन यदि ये असत्य साबित नहीं होती है बल्कि सत्य साबित हो जाती है, जैसे हमको रिसर्च करने के दौरान पता चला कि नेट का एग्जाम क्वेश्चन लगाने से क्वालिफाई होता है, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये रिसर्च के अकॉर्डिंग सही हो गया कि नेट का जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वालिफाई हो जाता है, तो ये हमारी सत्य भी हो सकती है और असिद्ध भी हो सकती है। यदि सत्य हो जाती है तो फिर नल हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैकल्पिक परिकल्पना है, जो वर्किंग हाइपोथेसिस से कार्यकारी परिकल्पना है, वो कैसी हो गई, सत्य हो गई। जब ये सत्य हो जाती है तो शून्य परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं, और यदि ये कार्यकारी हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस हमारी असत्य हो जाती है तो हम शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारी शून्य परिकल्पना, मान लीजिए ये हमारी असत्य हो गई, नेट एग्जाम क्वेश्चन लगाने से नहीं क्वालिफाई होता है, ये हमारा क्या होगा, असत्य हो गया, तो अब हम इसके बाद कोई ना कोई परिकल्पना तो बनाएंगे, कुछ तो उसमें संशोधन करेंगे। तो हमने शून्य परिकल्पना बना ली कि नेट का एग्जाम वो क्वेश्चन लगाने से क्वालिफाई नहीं होता। लेकिन बाद में हमारी नेट ये शून्य परिकल्पना भी कैसी असत्य हो जाती है, गलत हो जाती है मतलब। इसके बाद हम वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, वैकल्पिक परिकल्पना को बनाते हैं। लेकिन यदि शून्य परिकल्पना सत्य हो जाती है, सत्य हो जाती है कि नेट का एग्जाम क्वेश्चन लगाने से होता है, तो हम वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण नहीं करते। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनको बताया कि कार्यकारी परिकल्पना क्या होती है। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, वो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, जो उससे लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, यदि हमारी हाइपोथेसिस सही होती है, ठीक है, सही होती है, तो हम शून्य परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं। और यदि हमारी हाइपोथेसिस गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, असत्य हो जाती है, तो हम शून्य परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। शून्य परिकल्पना के निर्माण करने पर यदि हमारी शून्य परिकल्पना सत्य होती है तो हम वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि भाई जब भी हम रिसर्च करते हैं तो परिकल्पना एक नहीं बनाते हैं, कई परिकल्पनाएं बनाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सही होगी तो ये होगी, इसमें कुछ ना कोई हाइपोथेसिस हमारी सही होती ही है, ठीक है। इसके बाद यदि हमारी शून्य परिकल्पना सत्य हो जाती है तो हम वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन यदि हमारी शून्य परिकल्पना असत्य हो जाती है तो हम फिर वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो जो वैकल्पिक परिकल्पना होती है ये हमारी 100% कैसी होती है, सत्य होती है, ये कभी असत्य साबित नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए इसका निर्माण सबसे लास्ट में किया जाता है। जो शून्य परिकल्पना होती है ये आपकी सत्य और असत्य दोनों हो सकती है, और जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है ये भी आपकी सत्य और असत्य दोनों हो सकती है, ठीक है। तो शून्य परिकल्पना आपकी सत्य और असत्य दोनों हो सकती है, लेकिन जो वैकल्पिक परिकल्पना होती है ये हमेशा सत्य ही होती है। जैसे अल्टरनेटिव जो त्रुटि होता है, जो वैकल्पिक परिकल्पना होती है, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस होती है हमेशा सत्य होती है। जैसे हम कहें कि सूर्य पूरब से निकलता है, ठीक है, तो ये 100% सत्य है, इसमें कोई इसको असत्य साबित नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य पूरब से नहीं पश्चिम से निकलता है, ठीक है। तो ये 100% सत्य है कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये आपकी वैकल्पिक परिकल्पना होती है। जब शून्य परिकल्पना आपकी निरस्त कर दी जाती है, असत्य हो जाती है, तो हम फिर वैकल्पिक परिकल्पना का निर्माण करते हैं, जो कि 100% हमेशा सत्य ही होती है, ठीक है। इसको कार्यकारी परिकल्पना को हम H से इंगित करते हैं, और शून्य परिकल्पना को आप सभी को पता होगा HO से इंगित करते हैं, और वैकल्पिक परिकल्पना को H1 से इंगित करते हैं, ठीक है। ये इनको एक सिंबल देते हैं, ठीक है, इनको सिंबल देते हैं। शून्य परिकल्पना को आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, लिखा हुआ देखा होगा HO, ठीक है। तो शून्य ना भी लिखा हो, HO लिखा हो, तो इसका मतलब होता है शून्य परिकल्पना। और H1 को हम वैकल्पिक परिकल्पना कह सकते हैं, और H को ओनली कार्यकारी या वर्किंग हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये बता दें, ये तीनों हाइपोथेसिस, एक होती है आपकी सांख्यिकीय परिकल्पना, उसकी भी बात करते हैं।
लेकिन आप सभी लोग ये याद रखना कि परिकल्पना हम बनाते ज़रूर हैं, ठीक है, परिकल्पना हम बनाते ज़रूर हैं, लेकिन उसकी जो वैधता होती है, जो सत्यता होती है, वो परिकल्पना की जांच के बाद ही उसको स्वीकृत किया जाता है, परीक्षण के बाद ही वो स्वीकृत होती है, परीक्षण होने के बाद ही उसको ये साबित किया जाता है कि जो परिकल्पना हमने बनाई वो सत्य थी या असत्य थी, ठीक है। ये परीक्षण के बाद ही हमको पता चलता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि शतरंज का अच्छा खिलाड़ी कौन हो सकता है, ठीक है, हमारी ये प्रॉब्लम है कि शतरंज का, या प्रश्न है कि शतरंज का अच्छा खिलाड़ी कौन हो सकता है, ठीक है। तो इस संबंध में हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि शतरंज का अच्छा खिलाड़ी वो हो सकता है जिसकी IQ अच्छी होती है, या IQ लेवल जिसका अधिक हो, बुद्धि लब्धि जिसकी अधिक हो, तो ये परिकल्पना होगी, ठीक है। लेकिन ये तभी सिद्ध होगा जब इसका परीक्षण किया जाएगा। तो परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो परीक्षण युक्त हो, ठीक है, परीक्षण के योग्य हो, उसकी जांच की जा सके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सांख्यिकीय परिकल्पना की, कि हाइपोथेसिस सांख्यिकीय परिकल्पना क्या होती है, ठीक है। ये परिकल्पना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी पूछ ली जाती है, इसलिए ये 2-3 परिकल्पना आप याद रख लीजिए। बाकी आपके जो सिलेबस में है वो आपकी दिशात्मक परिकल्पना और अदिशात्मक परिकल्पना और नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस के बारे में अभी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, और दिशात्मक परिकल्पना और अदिशात्मक परिकल्पना तो हमने आपको अभी बताई नहीं है, बता देंगे, ठीक है। सांख्यिकीय परिकल्पना क्या होती है, तो हमने आपको बताया कि जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है इसको X कहते हैं, ठीक है, और जो शून्य परिकल्पना नल होती है, नल, इसको H0 कहते हैं। लेकिन जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव, ठीक है, इसको H1, इसी को हम सांख्यिकीय, ये हम आपको इनको सिंबल देते हैं, ठीक है, इनको हमने ये चिन्ह दे दिया या सिंबल दे दिए, इनको हम सिंबल दे दिए कि इसको ये कहते हैं। अल्टरनेटिव ना भी लिखें तो H1 यदि लिखा होगा तो आप मान लें कि ये वैकल्पिक परिकल्पना है। नल हम ना भी लिखें, शून्य ना भी लिखें तो आपको पता होगा कि ये H0 परिकल्पना, इसको हम H0 हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, या शून्य परिकल्पना कहते हैं। तो इसमें जो हमारी सांख्यिकीय परिकल्पना क्या होती है, सांख्यिकीय परिकल्पना कुछ नहीं होती, केवल हम उसमें सांख्यिकीय चीज़ों का यूज कर देते हैं, सांख्यिकीय सिंबल दे देते हैं। तो हमारी शोर बहुत हो रहा है बाहर, ठीक है। पहले मान लीजिए हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारी समस्या क्या है, हमको रिसर्च करना है बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन, ठीक है, बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन, ये हमारी। तो इस संबंध में हमारी हाइपोथेसिस एक क्या बनेगी, पहली हाइपोथेसिस और बाहर, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम है या रिसर्च कर रहे हैं बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन, बालक एवं बालिका की उपलब्धि में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहली जब हम इससे संबंधित कुछ पत्रिकाएं पढ़ेंगे या इससे संबंधित कोई साहित्य पढ़ेंगे और कोई जानकारी देखेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, या मान लीजिए जो पुराने आंकड़े होंगे कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि में किस तरीके का अंतर है, तो उनसे संबंधित हम एक परिकल्पना बनाएंगे। पहली हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे, बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दो परिकल्पना बनाते हैं जब भी हम करते हैं, तो ये बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। दूसरी परिकल्पना हम बनाएंगे, मान लीजिए हमने पढ़ा तो पहले हमें मिला, हमने इससे संबंधित जो चीज़ें पढ़ी उसके आधार पर ही परिकल्पना बनाते हैं, ऐसे अपने मन से परिकल्पना नहीं बनाते, अपनी मन मर्जी से नहीं बनाते हैं। इससे संबंधित हमने जो साहित्य का अध्ययन किया, जो इन्फॉर्मेशन देखी, उससे जानकारी ली, उसके आधार पर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। दूसरी परिकल्पना बनाई कि बालिकाएं बालकों से अच्छी हैं, या बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है, ठीक है। मान रही है कि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है या बालिकाएं बालकों से अच्छी है, ठीक है। लिख देती हूँ, यहाँ पर नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। बालिकाओं की उपलब्धि
बालकों से अच्छी है। ठीक है, तो ये दो परिकल्पना बनी। ठीक है, दो तरीके की हमने हाइपोथेसिस बनाई। पहली बनाई कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बनाई बालकों की उपलब्धि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा बालक एक चर हुआ, बालिका दूसरी चर हुई, और जो उपलब्धि हुई ये हमारा अंतर को ज्ञात करना है। ठीक है, उपलब्धि के हमको सार्थक सहसंबंध को देखना है। जो परिकल्पना होती है वो क्या होती है? ठीक है, दो चरों के बीच के सहसंबंध को ज्ञात करना ही परिकल्पना। ठीक है, परिकल्पना के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि दो चरों के बीच में क्या सहसंबंध है, क्या संबंध है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारी आपने कभी कभी सकारात्मक परिकल्पना पढ़ा होगा, तो सकारात्मक परिकल्पना को ही हम वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक परिकल्पना को ही वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं, और नल हाइपोथेसिस को ही नकारात्मक परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दो तरीके की परिकल्पना होती है, एक सकारात्मक परिकल्पना होती है जिसको हम वर्किंग हाइपोथेसिस H से इंगित करते हैं, और एक नकारात्मक परिकल्पना होती है जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, HO से इंगित करते हैं। ठीक है, तो जब हम सांख्यिकीय परिकल्पना बनाते हैं तो इसको हम सिंबल दे देते हैं। ठीक है, इन सभी को हम शून्य परिकल्पना नहीं लिखते हैं, नकारात्मक परिकल्पना नहीं लिखते हैं, सकारात्मक वैकल्पिक परिकल्पना ये सब नहीं लिखते हैं, केवल हम H का प्रयोग करते हैं, HO का प्रयोग करते हैं, H वर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हमने बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा बालक एक चर हुआ और बालिका हमारी दूसरी चर हुई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है, तो बालक एक चर हुआ, बालिका हमारी दूसरी चर हुई, तो हम इसको बालक को Q1 लिख सकते हैं और बालिका को Q2 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। बालक को हम Q1 लिख सकते हैं और बालिका को Q2 लिख सकते हैं। और आपकी जो वर्किंग हाइपोथेसिस है H को हम इनसे इंगित करते हैं, वर्किंग हाइपोथेसिस। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम H से H सिंबल देते हैं। तो के बराबर अब हमारा क्या है कि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। ठीक है, बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। पहले आप लिख लीजिए, हमने बालक को क्या लिखा है? बालक को हमने यहाँ पर लिखा है Q1 और बालिका को हमने लिखा है Q2। तो जहाँ कहीं भी हमको Q1 लिखा मिलेगा वहाँ हम समझ लेंगे कि ये बालक की बात कर रहा है। हमने सिंबल दे दिया इनको। ठीक है, यही हमारी सांख्यिकीय परिकल्पना कहती है। और बालिका को हमने Q2 सिंबल दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम अपनी वर्किंग हाइपोथेसिस लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि H बराबर ये इसकी बात कर रहे हैं कि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। तो बालिका क्या है हमारी? Q2 ग्रेटर देन Q1। इस तरीके से लिख सकते हैं, बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। तो H बराबर Q2 या यहाँ लिख दो, Q2 ग्रेटर देन Q1, ये लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। H बराबर Q2 ग्रेटर देन Q1, तो ये तो आ ही जाएगा ना कि इसका मतलब क्या हुआ? बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। इतना सेंटेंस ना लिखकर हम केवल इतने से ही इंगित कर सकते हैं, इसका भी यही मतलब है कि बालिकाओं की उपलब्धि बालकों से अच्छी है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी सांख्यिकीय परिकल्पना हो गई। केवल हम सिंबल में इंगित कर देते हैं, उसी को हम सांख्यिकीय परिकल्पना कह देते हैं। ठीक है, अब इस शब्द को हमको बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। बालक क्या है हमारा? Q1। ठीक है, इसको हम इस तरीके से सिंबल लिख सकते हैं Q2। बालक हमारा क्या है? Q1 है और बालिका हमारी क्या है? Q2 है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2, लिख सकते हैं ना? Q1 इज नॉट इक्वल टू Q2 लिख सकते हैं। ये हमारा हाइपोथेसिस हो गया। तो इसका भी मतलब क्या हुआ? इसको भी हम यही बोलेंगे कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर
नहीं है। ठीक है, तो केवल इतने से शब्द को हम लिख देंगे, तो इसी को हम सांख्यिकी परिकल्पना, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सांख्यिकी परिकल्पना क्या होती है। अब हम बात करते हैं आपकी शून्य परिकल्पना। ठीक है, शून्य परिकल्पना क्या होती है? जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य में कोई सहसंबंध ना हो। ठीक है, कोई संबंध ना हो, जैसे जो आपका, ठीक है, हम बात करते हैं शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना को HO से इंगित करते हैं, और जो शून्य शब्द है ये शब्द आपकी जर्मन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जर्मन भाषा में नल को शून्य कहा जाता है। ठीक है, शून्य का अर्थ होता है शून्य संबंध। ठीक है, शून्य, जब दो चरों के बीच में शून्य का संबंध हो। ठीक है, मतलब कि कोई संबंध ना हो। ठीक है, जीरो हो, उनके संबंध कैसे हो? शून्य हो। जब दो चरों के बीच में शून्य अंतर हो, तो इसी को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, या शून्य अंतर या शून्य संबंध हो। ठीक है, मतलब कि कोई संबंध ना हो। ठीक है, कोई संबंध ना हो। जैसे हमने अभी इसके पहले आपको एक सेंटेंस अभी दिया था कि बालक एवं बालिका की उपलब्धि का अध्ययन। तो जो क्वेश्चन था बालक एवं बालिका की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, तो ये सेंटेंस आपका किसका हुआ? नल हाइपोथेसिस का हुआ। ठीक है, जैसे मतलब कि जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य कोई संबंध नहीं होता है या सार्थक अंतर नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नल। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखते हैं कि जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य, जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य में सार्थक अंतर ना हो, तो कौन सी परिकल्पना होती है? शून्य परिकल्पना। जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर ना हो, तो शून्य परिकल्पना होती है। ये चीज़ आप याद रखना, शून्य परिकल्पना का क्वेश्चन हमेशा हमारे UGC नेट के एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जब सार्थक अंतर ना हो या शून्य संबंध हो। ठीक है, या शून्य संबंध या शून्य अंतर हो। ठीक है, मतलब कि जैसे क्वेश्चंस क्या है, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि में, बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि का अध्ययन। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अध्ययन। ठीक है, वहां पे वो एग्जाम्पल दूसरा था। ठीक है, एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अध्ययन। तो यहाँ बालक हमने बताया था, बालक को हम Q1 लिख सकते हैं, एक चर है ये, और दूसरा चर क्या है? बालिकाएं हैं, तो इसको Q2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको H को हम नल हाइपोथेसिस को किससे इंगित करते हैं? HO से। ठीक है, तो एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या का अध्ययन करना है, ये हमारी क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हमने रिसर्च की। ठीक है, इसमें बालक कितने हैं? एक कक्षा में बालक कितने मिले हमको? 30 मिले, और बालिकाएं कितनी मिली? ये भी 30 मिली। तो अब इसके अंतर पे हम क्या कह सकते हैं कि बालक एवं बालिकाओं की संख्या कितनी है? बराबर है। ठीक है, तो बालक की संख्या कितनी हुई? 30, इसको Q1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? Q2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू मतलब 30 30, तो इसको हम माइनस करके बराबर क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं कि इनकी भी संख्या 30 है और इनकी भी संख्या 30 है, तो माइनस करके कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब इनकी भी संख्या 30 और इनकी भी संख्या 30 है, तो इनमें क्या है कि बालक एवं बालिकाओं की संख्या में कोई अंतर नहीं है, या बालक एवं बालिकाओं की संख्या में क्या अंतर है? शून्य संबंध है। ठीक है, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं इसको? ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। दो जैसे HO बराबर 30 इक्वल टू 30। ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से भी लिख सकते हैं HO बराबर Q1
माइनस Q2 बराबर 0। इस तरीके से, तो इसी को क्या कहते हैं हम, सांख्यिकीय परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इसीलिए इसको सांख्यिकीय परिकल्पना, सांख्यिकीय रूप में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि हम बताना चाहें तो इस तरीके से बता सकते हैं कि एक कक्षा में बालक एवं बालिकाओं की संख्या में कोई अंतर नहीं है, या बालक एवं बालिकाओं की संख्या में सार्थक अंतर है या सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना में जब हम बात करेंगे कि बालक एवं बालिकाओं की संख्या में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और उसमें यदि हमने आपको बुद्धिलब्धि में बताया था कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, तो समझ में आई शून्य परिकल्पना में क्या होता है। इसके बाद शून्य परिकल्पना की कुछ विशेषताएं लिख लीजिए जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं आपके इस टॉपिक के अंतर्गत। आपके ये UGC नेट के पेपर में सबसे अधिक इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। ठीक है, शून्य परिकल्पना होती है, शून्य परिकल्पना दो मध्यमानों या प्रतिदर्शों के बीच शून्य अंतर को बताती है। ये हमने आपको बताया कि दो मध्यमानों में या दो प्रतिदर्शों में शून्य अंतर को इंगित करती है। तो जब शून्य अंतर होता है तो वहाँ पर हमारी कौन सी हाइपोथेसिस होती है, शून्य परिकल्पना होती है। और शून्य परिकल्पना कैसी, अदिशा होती है, नॉन डायरेक्शन। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। मतलब कि जैसे हमने आपको बताया कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो बराबर होती है। ठीक है, ये गलत भी हो सकती है और ये सही भी हो सकती है। ये तो परीक्षण के बाद ही पता चलता है कि शून्य परिकल्पना हमारी सत्य होगी या असत्य होगी। ठीक है, कोई भी परिकल्पना हो, ये परीक्षण के बाद ही सिद्ध होती है ये परिकल्पना हमारी सत्य है या असत्य है। ठीक है, और जो शून्य परिकल्पना होती है ये काई स्क्वायर वर्ग की सार्थकता की जांच करने के लिए सहायक होती है, क्योंकि वहाँ पर सहसंबंध को ज्ञात करना होता हमें काई स्क्वायर में। तो यहाँ पे शून्य परिकल्पना का भी जो हम बतलाते हैं उसको सहसंबंध में ही बताते हैं कि कितना अंतर है और क्या अंतर है। ठीक है, तो शून्य परिकल्पना का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब हमको दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता को जाँचना हो या दो मध्यमानों के अंतर की या किसी प्रतिदर्श के अंतर को देखना हो। ठीक है, उनके अंतर क्या अंतर है। ठीक है, ठीक है, जब भी कोई रिसर्चर, ठीक है, शोध करता है और कोई परिकल्पना बनाता है तो जस्ट उसके अपोजिट जो होती है वो शून्य परिकल्पना होती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं और हमने ये परिकल्पना बनाई कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि में क्या अंतर है। ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट वो शून्य परिकल्पना भी बना लेता है। कोई रिसर्चर एक परिकल्पना नहीं बनाता है, जब भी वो हाइपोथेसिस करता है कई परिकल्पनाएं बना लेती हैं, लेकिन उस शोधकर्ता की हमेशा यह तमन्ना होती है, हमेशा यह उसकी इच्छा होती है कि जो उसकी शून्य परिकल्पना हो वो हमेशा रिजेक्ट हो, वो हमेशा असत्य साबित हो जाए, जिससे जो वो शोध कर रहा है उसकी जो शोध है वो सत्य साबित हो जाए, जो उसका शोध है सही साबित हो जाए। ठीक है, जिससे उसको जो निष्कर्ष हो, जो परिणाम आए उसके सही आ जाएं और उसकी रिसर्च सही हो जाए। ठीक है, निश्चित निष्कर्ष तक वो पहुंच सके। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गई कि क्या होती है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक हमने एग्जाम्पल लिया कि हम कहें कि कोई व्यक्ति जो होता है, शोध परिकल्पना हम बना लेते हैं कि व्यक्ति होता है कि जो व्यक्ति सूझ एवं प्रयत्न, ठीक है, व्यक्ति जो होता है सूझ एवं प्रयत्न, ठीक है, व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, ठीक है। ये क्या है, हमने हाइपोथेसिस बनाई। ठीक है, व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, ये हमने मान लीजिए हाइपोथेसिस बनाई। ठीक है, जब हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई शोध कर रहे हैं, तो ये हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि व्यक्ति जो होता है सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। ठीक है, मान लीजिए जब उसने रिसर्च किया तो उसके बाद जो रिजल्ट आया, उसका जो रिजल्ट आया वो ये आया कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। ठीक है, रिजल्ट क्या आया कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। ठीक है, ठीक है, इसी के अपोजिट उसने नल हाइपोथेसिस क्या बनाई कि व्यक्ति सूझ एवं प्रयत्न के द्वारा जल्दी नहीं सीखता है।
ठीक है। सूझ के द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है। इसके बाद जब वो रिसर्च करता है, ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस होती है वो अपोजिट बनती है। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि नेट का क्वालिफाई क्वेश्चन लगाने से होता है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई, लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट हमने ये भी बना ली कि नेट का एग्जाम क्वालिफाई क्वेश्चन लगाने से नहीं होता है। लेकिन जब हमने परीक्षण किया, परीक्षण के उपरांत जो शर्त हुई, यदि ये शर्त हुई व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगी। यदि ये साबित हुआ परीक्षण के दौरान कि व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता है, ये चीज़ साबित हो गई, सिद्ध हो गई, तो हमारी जो ये परिकल्पना है व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न एवं भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है, इसको क्या रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद शून्य परिकल्पना की 2 एरर भी होती हैं, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। शून्य परिकल्पना की हमारी 2 एरर होती हैं, 2 त्रुटियां होती हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। इसको टाइप 1 त्रुटि कहते हैं, इसको टाइप 2 त्रुटि कहते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 त्रुटि कहते हैं, ठीक है, और इसको टाइप 1 त्रुटि कहते हैं। मतलब कि इसको टाइप 1 त्रुटि कहते हैं और इसको टाइप, ठीक है, इसको आपकी अल्फा एरर कहते हैं, इसको आपकी बीटा एरर कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है कि ये होती है शून्य परिकल्पना ही त्रुटियां होती हैं, ठीक है। जब शून्य परिकल्पना, ठीक है, जब हमारी हाइपोथेसिस सही होने पर भी, ठीक है, जब हमारी शून्य परिकल्पना सही होने पर भी असत्य, गलत स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। जब सही है, ठीक है, जब सही है, सही होने पर भी इसको क्या कर दिया जाता है, गलत मान लिया जाता है, तो ये हमारी टाइप 1 त्रुटि होती है। लेकिन शून्य परिकल्पना गलत होने पर, ठीक है, गलत होने पर भी इसको क्या मान लिया जाता है, सही मान लिया जाता है, तो ये हमारी टाइप 2 त्रुटि होती है। मतलब कि कोई बात सही है, मैं सही हूँ, फिर भी आप मुझे कैसा मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, तो ये कैसी त्रुटि होगी, टाइप 1 त्रुटि होगी। लेकिन कोई बात गलत है, फिर भी आप उसको सही समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात गलत है, गलत होने पर भी इसको सही मान लिया जाता है, तो ये सेकंड त्रुटि होती है, टाइप 2 त्रुटि, या इसको बीटा त्रुटि कहते हैं, और इसको अल्फा एरर कहते हैं, या इसको अल्फा त्रुटि कहते हैं, बीटा एरर, अल्फा एरर, ठीक है। तो इसमें दोनों में यदि पूछा जाए कि कौन सी एरर ज़्यादा बड़ी होती है, तो ज़्यादा बड़ी टाइप 1 एरर होती है, ठीक है, टाइप 1। इससे कुछ सवाल भी आए हुए हैं, क्वेश्चन भी आए हुए हैं, मैं आपको भी वो करवा दूंगी, ठीक है। तो टाइप 1 एरर होती है और टाइप 2 एरर होती है, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। जब सही होने पर भी इसको गलत साबित कर दिया जाता है, तो ये टाइप 1 त्रुटि होती है, टाइप 1 एरर होती है। और गलत होने पर भी जब हम इसको सही साबित कर देते हैं, सही मान लेते हैं, तो ये टाइप 2 एरर होती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने कोई भी रिसर्च की और उसमें हमारी ने जो शून्य परिकल्पना बनाई थी वो हमारी सत्य हो जाती है, वो हमारी कैसी हो जाती है, सत्य हो जाती है, ठीक है, सही है, लेकिन फिर भी कुछ कारणों से, ठीक है, कुछ कारणों से उसको क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं, तो ये हमारी टाइप 1 एरर हो जाती है। और टाइप 1 एरर ज़्यादा बड़ी होती है अपेक्षा टाइप 2, ठीक है। मान लीजिए जब हम किसी सही चीज़ को गलत करेंगे तो ज़्यादा बड़ी गलती होगी, गलत चीज़ को हम सही कर देंगे तो कम बड़ी गलती होगी, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सी एरर ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब आपके जो सिलेबस में है वो देख लीजिए, दिशात्मक परिकल्पना और अदिशात्मक परिकल्पना। दिशात्मक परिकल्पना, आज आपकी हाइपोथेसिस समाप्त हो जाएगी, परिकल्पना। और अदिशात्मक परिकल्पना, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके बाद इसको वन टेल त्रुटि कहते, वन टेल एरर कहते हैं, ठीक है, वन टेल। और इसको क्या कहते हैं, 2 टेल कहते हैं,
ठीक है, इसको एक पुच्छीय कहते हैं, एक पुच्छीय परिकल्पना। ये नाम आपको लिखे मिल सकते हैं, इसलिए मैं यहीं पे बता दी रही हूँ कि आपको वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। दो पुच्छीय या सपुच्छ परिकल्पना। इक्का सपुच्छ परिकल्पना या सपुच्छ परिकल्पना, नहीं सॉरी, सपुच्छ नहीं कहते हैं, दुपुच्छीय परिकल्पना ही कहते हैं। ठीक है, दुपुच्छीय परिकल्पना। ठीक है, तो इनके इतने नाम हैं, इतने नामों को आप देख लीजिए। इसको कहते हैं एक पुच्छीय परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना, अदिशात्मक परिकल्पना, इंग्लिश में डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वन टेल एरर एक पुच्छीय परिकल्पना, टू टेल एरर द्विपक्षीय परिकल्पना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको। दिशात्मक परिकल्पना क्या होती है? दिशात्मक परिकल्पना में जिसमें हम किसी भी चीज़ की दिशा निर्धारित कर देते हैं, मतलब कि एक दिशा में बात करते हैं, किसी एक पक्ष में बात करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दिशात्मक परिकल्पना कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि राम की अपेक्षा सीता अधिक तेज है, ठीक है, तेज है या होशियार है। ठीक है, राम की अपेक्षा सीता अधिक तेज है या सीता अधिक होशियार है या सीता की बुद्धि लब्धि ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने क्या डायरेक्शन दे दिया ना सीता को, या हम कह दें महिलाओं की, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक रूढ़िवादी होती हैं, रूढ़िवादी होती हैं। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ हाइपोथेसिस हमारी पूरी समाप्त हो जाए, हाइपोथेसिस बचे ना। ठीक है, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक रूढ़िवादी होती हैं। तो यहाँ पर हमने जो दिशा किसके ऊपर निर्धारित कर दी, एक पक्ष इसमें ले लिया महिलाएं, और यहाँ हमने राम की अपेक्षा सीता अधिक तेज है, तो हमने यहाँ पे सीता को कर दिया। ठीक है, तो सीता की दिशा में बात, किसी की दिशा में बात करना है, किसी के पक्ष में बोलना, तो इसी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, अगली आपकी नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, अदिशात्मक परिकल्पना। अदिशात्मक परिकल्पना उसे कहते हैं जिसमें चर की कोई दिशा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। यहाँ पर शोधकर्ता किसी एक चर की दिशा को निर्देशित नहीं करता है, दिशा का निर्धारण नहीं करता है, और किसी एक चर के बारे में, एक चर की दिशा के बारे में कोई अनुमानित कथन भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो परिकल्पना बनाते हैं, इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। यहाँ पर किसी भी एक चर की दिशा को निर्देशित नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होती हैं। तो यहाँ पर आपका स्त्रियां एक चर हुआ और पुरुष दूसरा चर हुए। ठीक है, रूढ़िवादी तीसरी चर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक रूढ़िवादी होती हैं, तो यहाँ पर स्त्रियों की दिशा निर्देशित कर दी गई थी कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक रूढ़िवादी होती हैं। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे एग्जाम्पल बनेगा, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल बनेगा अदिशात्मक परिकल्पना में, स्त्रियों और पुरुषों के रूढ़िवाद में कोई सार्थक अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, इसमें किसी भी एक दिशा में निर्देशित नहीं किया गया है, किसी की एक चर की दिशा को निर्धारित। ठीक है, तो यहाँ पर स्त्रियों और पुरुषों के रूढ़िवाद में कोई सार्थक अंतर नहीं है, या कह सकते हैं सार्थक अंतर है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों को बराबर को दे रहे हैं, तो इसमें हम किसी एक की दिशा को निर्देशित नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
किसी एक चर की दिशा को निर्देशित नहीं कर रहे हैं, एक चर की दिशा में हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक चर के पक्ष में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशली ये अधिशात्मक परिकल्पना होगी, इसको द्विसपुच्छ परिकल्पना भी कहते हैं, द्विसपुच्छ परिकल्पना। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। या सीधा वन टेल, टू टेल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, एक ही होती है कि एक के पक्ष में बात करना, एक तरफा बात करना। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कोई दोनों चर की दिशा को कोई निर्देशित नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो परिकल्पना होती है वो अधिशात्मक परिकल्पना या नॉन डायरेक्शनल परिकल्पना होती है, क्योंकि यहाँ पर जो शोधकर्ता होता है किसी भी एक पक्ष की बात नहीं करता है, ना ही किसी दिशा में बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आज के लिए बस इतना ही। हाइपोथेसिस आपका पूरा समाप्त हो गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके करंट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो मैं कल की वीडियो में करवा दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है।